सीएफसी के प्रमुख स्रोत एसी, कामा रेफ्रिजरेटर, एसी कामा रेफ्रिजरेटर, कामा सुपरसोनिक फाइटर, सुपरसोनिक विमान, ईटीसी इत्यादि। नेक्स्ट, ओजोन से प्रभावित, ओजोन क्षेत्र ऐसे लिखिएगा, पृथ्वी का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र लिखिएगा, मोस्ट इफेक्टिंग एरिया ऑफ द अर्थ। ओजोन क्षेत्र से पृथ्वी का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, मोस्ट इफेक्टिंग एरिया ऑफ द अर्थ। इफेक्टिंग एरिया ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ब्रैकेट में लिखिएगा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। साउथ पोल। ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन इकाई, मात्रक होता है। मतलब ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं? तो डॉप्सन से मापते हैं। नेक्स्ट, डॉप्सन यूनिट है कि नापते हैं सर, ये मतलब इंस्ट्रूमेंट है तो कुछ ऐसे एक मात्रक नहीं बोलते हैं। किसका ऑप्शन? थ्री ऑप्शन। हाँ, उसको बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, लेकिन यूनिट के तौर पर हम यूज करते हैं डॉप्सन यूनिट से उसकी मोटाई मापते हैं। आगे लिखिएगा मॉन्ट्रियल समिट, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल समिट 16 सितंबर 1987, मॉन्ट्रियल समिट 16 सितंबर 1987। तो प्रश्न पूछेगा कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन का संबंध किससे है? तो कहेंगे सेफ्टी ऑफ ओजोन, ओजोन के संरक्षण से। ब्रैकेट में लिखिएगा ओजोन संरक्षण से, ओजोन संरक्षण से। 1987। तो अगर पूछेगा ओजोन की निगरानी या ओजोन के संरक्षण के लिए जो सबसे पहला सम्मेलन बुलाया गया था वो कहाँ बुलाया गया था? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। और ये पहला सम्मेलन कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। तो नीचे लिखिएगा 16 सितंबर के आगे ओजोन डे, ओजोन दिवस, ओजोन डे, ओजोन दिवस। और अगर प्रश्न पूछ दिया कि बताइए इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? आवाज नहीं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। कब मनाते हैं? बायोडायवर्सिटी डे कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 डेट तो कपड़े हो, मंथ भी गए, 22 मई को, 22 मई को मनाया जाता है बायोडायवर्सिटी डे। ठीक है। और अर्थ डे कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। ठीक 2 दिन बाद, आज 20 अप्रैल है, 2 दिन बाद कौन सा दिवस मनाएंगे? वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस 22 मार्च। ये 3 क्वेश्चन है, बस एक ही महीने का डिफरेंस है और 3 प्रश्न है आपके पास। तो शुरुआत अगर हम लोग करें मार्च से, तो 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। 1 महीने बाद 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 1 महीने बाद 22 मई को मनाते हैं बायोडायवर्सिटी डे या विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक। अगर हम पूछें कि 20 मार्च को क्या मनाते हैं? 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्पैरो डे, गौरैया दिवस मनाता है। क्लियर? 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे लिखिएगा। ओजोन की निगरानी के लिए नासा के द्वारा निम्बस 7 सैटेलाइट छोड़ी गई है। निम्बस 7 सैटेलाइट, निम्बस 7 सैटेलाइट
बाय नासा। निम्बस 7 उपग्रह ओजोन की निगरानी के लिए नासा के द्वारा छोड़ा गया है। निम्बस NIMBUS निम्बस 7 निम्बस 7 सैटेलाइट ये नासा ने छोड़ा, किस लिए छोड़ा है? तो ओजोन की निगरानी के लिए छोड़ा है, ओजोन की देखभाल, ओजोन की मोटाई कहाँ कम हो रही, कहाँ ज्यादा हो रही है। हो गया। तो प्रश्न पूछेगा कि ओजोन लेयर किस रेस को एब्जॉर्ब करती है, गामा रेस या एक्स रेस? गामा रेस को, क्योंकि एक्स रेस बहुत दूर तक नहीं जा पाती है, तो हम ये गामा रेस यहाँ तक आते हैं तो उसको कौन अल्ट्रावायलेट रेस को क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है और शुद्ध प्रकाश पृथ्वी पर भेजती है। तो अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाए, मैंने बताया कल क्या इफेक्ट होगा, तो इससे स्किन डिजीज हो सकती है, त्वचा कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा और छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है ना वो सब मर जाएंगे। तो एक तरह से इकोसिस्टम आपका डैमेज हो जाएगा। इकोसिस्टम का नाम सुना? कितने लोगों ने नाम सुना इकोसिस्टम का? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। तो अगर पूछेगा इकोसिस्टम नाम किसने दिया था? इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया था और कब दिया था? एजी टांसले का नाम सुना? एजी टांसले इन्होंने ही दिया था पारिस्थितिकी तंत्र का नाम, और अर्नेस्ट हैकल ने दिया था पारिस्थितिकी का नाम इकोलॉजी। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम पूरी तरह से डैमेज, क्योंकि जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ना, आप देखो कि आपने सुना था कि जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा था तो टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया था कि वहां की जीन संरचना ही बदल गई और लगभग 30 से 40 सालों तक जो भी जनरेशन आई वो विकलांग हो रही थी। ठीक है, तो जब सनरेज से सीधा रेज आएगी, अल्ट्रावायलेट रेज, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अगर ये बैक्टीरिया मर गए तो इनके ऊपर डिपेंड है मेढक। मेढक क्या खाते हैं? छोटे छोटे बैक्टीरिया को खाते हैं। तो जब ये खत्म हो जाएंगे तो मेढक भी संकट हो जाएगा इसके ऊपर, और मेढक चले गए तो इनके पीछे सांप लगे हुए हैं। सांप किसको खाते हैं? मेढक को। तो सांप चले गए तो इनके पीछे चील कौवे हैं, चील कौवों के पीछे लोमड़ी, कुत्ते, सियार, शेर, सबसे पीछे आदमी खुद खड़ा है। तो मैंने कहा कि सबसे खतरनाक कोई प्राणी इस धरती पर है तो मानव, और मानव किसी को नहीं बख्शता। कुत्ता बिल्ली से लेकर कुछ भी जो मिल जाए सब खा के मस्त हो। खाते हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग चाव से लोग खाते हैं। हाँ, जैसे आप अभी नागालैंड में, तो नागालैंड में सबसे पहले अगर आप घर पहुंचेंगे तो आपका स्वागत होगा काले कुत्ते से। जैसे हमारे यहाँ मेहमान आता है ना तो पता करते हैं वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। तो अगर वेजिटेरियन है तो उस दिन पूरी खीर से नहीं हुई कुछ बनेगी, छोला वाला बना के अपना बढ़िया से पुलाव तैयार करेंगे। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मटन लाएंगे, चिकन लाएंगे, फिश लाएंगे। तो ये स्वागत माना जाता है कि अगर ना हुआ तो जाएंगे तो स्वागत ही नहीं हुआ, पहुंचे क्या दिए, परवल की सब्जी हो क्या इसका ये तो बकरा खिलाने तो हाथी से भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नागालैंड जब आप पहुंचेंगे तो जैसे आप घर में प्रवेश करेंगे, चाय पानी हुआ और एक ही व्यक्ति निकल जाएगा, फौज ने काला कुत्ता, वो काले कुत्ते को पकड़ लाएगा, उसको काट के उसका मांस बनाया जाता है, तब वो खाते हैं। ये गेस्ट का स्वागत होता है। हर देशों में, हर कंट्री में अपना अलग अलग कल्चर है। जैसे मैंने कहा था चीन में सांप खाया जाता है, चीन में ऐसा कुछ नहीं जो नहीं खाया। माटा, चीता, बिच्छू, डंक काट देंगे बिच्छू का और बिच्छू खा लेंगे। कीड़ा, छिपकली, खैर छिपकली की स्किन में पॉइजन होता है, तो वो ये क्रोकोडाइल वगैरह सब खाते हैं। मतलब सबसे गंदी जात के लोग वही है। ये कोरोना जो है सब वही सब, वो चमगादड़ का सूप पीते हैं, पता है? हाँ, मेढक खाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, सांप तक खाते हैं। सांप को ऊपर से इतना काट देते हैं क्योंकि विष की थैली यही होती है ना, तो इतना काट के निकाल देंगे, बाकी को उसका सूप लेते हैं। आपने बेयर ग्रिल्स का नाम सुना? बेयर ग्रिल्स डिस्कवरी पे देखेंगे आप, तो बेयर ग्रिल्स आता है, वो देखो जब जंगल में रहता है तो क्या करता है, वहां तो भोजन मिले, हाँ वर्ल्ड वाइड में वो क्या करेगा, सांप को यहाँ से काटेगा, ऐसे लेकर सीधा फुल कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी क्रिएट हो गई इसके अंदर, मस्त है। हम कहते हैं केचुआ जो सब खाते, छोड़ो मानव भी तो खाएगा, ये मैगी वैगी जो खा रहे हैं मतलब देखो ध्यान से केचुए का ही लगता है खाता है। लेकिन बेटा ये जानते हो, अभी देखो ये जो कोरोना है, उसमें कहा गया था कि आपको जिसका इम्यूनिटी पावर नहीं थोड़ा सा स्ट्रांग है,
वो जल्दी इफेक्टिव हो रहा था। तो शहर के बच्चों के पीछे गांव के बच्चे स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि शहर के बच्चे मोस्टली फास्ट फूड पे डिपेंड होते हैं। वो निकलेंगे पूरे दिन खाना मत दो, 4 मोमोज दे दो, अरे तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम 150-200 साल जियो, इतना खुश हो जाएंगे। मोमोज खा, पिज्जा चाहिए उनको, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, यही सब खाएंगे। और गांव के बच्चे क्या करेंगे पता है? 2 हाथ ऐसे हाथ में पहले रोटी 4-5 को गोलियां लेंगे, ठीक, एक हाथ में गुड़ ले लेंगे, एक फिंगर इधर से मारे, मस्त एक गिलास पानी पी के खुश, कोई टेंशन नहीं। और देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादातर आप सर्वे करके देख लो, डेथ जो ज्यादा वो सिटी में हुई है, देहात में बहुत कम हुई है, क्योंकि देहात के लोग पूरे स्ट्रांग हैं, उनको इम्यूनिटी को कोई टेंशन नहीं है। चलो यहाँ से कुछ क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखना। वार्मेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व का सबसे गर्म स्थान, वार्मेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे गर्म स्थान, डेथ वैली, मृत घाटी कैलिफोर्निया में, डेथ वैली, डेथ वैली ब्रैकेट अंदर के आप लिख अल अजीजिया। ये 2 ऑप्शन में दे रहा हूं, अगर ऑप्शन में डेथ वैली नहीं है तो अल अजीजिया होगा। अल अजीजिया ये लीबिया में, अल अजीजिया ये किस देश में है? लीबिया में। तो समझ में आया आप लिख का मतलब कि अगर ऑप्शन में डेथ वैली नहीं दिया है तो दुनिया का दूसरा सबसे गर्म स्थान कौन है? अल अजीजिया। ये कहां है? लीबिया। त्रिपोली, ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल में मैच करने के लिए। तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। और देखिएगा, कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ठंडा स्थान, बर्फयांश, उसी को आप कहते हैं वोस्तोक। विश्व का सबसे ठंडा स्थान वोस्तोक, वोस्तोक, इसी को पहले बर्फयांश बोलते थे। और देखिए वोस्तोक ये है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, वार्मेस्ट प्लेस इन एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया का सबसे गर्म स्थान, एशिया का सबसे गर्म स्थान, वार्मेस्ट प्लेस इन एशिया कॉन्टिनेंट या इन एशिया लिख दीजिए। जैकोबाबाद, पाकिस्तान। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद, जैकोबाबाद पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान ज्यादा करनी पड़ती है। ये लू जो आ रही है बेटा वो वहीं से आ रही है। ये जो लू चल रही है इस समय, एक गर्म हवा चल रही है ना, जिसको हम लोग कहते हैं लू, गांव में लोग कहते हैं लू। क्या चल रही है? लू। तो लू गलत है, शुद्ध होता है लू। और इस तरह से बुला देंगे कि चौराहे खड़ा होकर सारे कुत्ते घेर लेंगे आपको। लो देखो ये कान खड़े और थोड़ा सा पकड़ लेंगे। तो ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध ये है कि ये नॉर्थ वेस्ट प्रांत, ये पाकिस्तान की तरफ से होते हुए थार डेजर्ट से हमारे भारत की तरफ ये प्रवेश करती है और ये जानलेवा हवा है। इससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो हाँ, ये आपकी वैधानिक चेतावनी है कि जब आप, खैर इस समय में शायद अभी पूर्वा या पश्चिमा बाहर निकलने में पता चलेगा। पूर्वा चल रहा है इसलिए उमस ज्यादा होता है। क्या पूर्व पश्चिमा? ये विंड्स होती है, ईस्टरलाइज और वेस्टरलाइज। जो पौने वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं उन्हें वेस्टरलाइज कहते हैं, और जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है उन्हें ईस्टरलाइज कहते हैं। तो पूर्वा पौने जो होती है ये उतनी विनाशकारी नहीं होती है। इससे बस इतना जब होगा कि आपके पुराने दर्द को ये उभार देगी। जैसे बचपन में साइकिल से, बाइक से गिरे हैं, घुटने में चोट आ गई थी, कमर में चोट लगी थी, सही हो गया। और जब जब पूर्वा चलेगी उस बचपन की याद आएगी। सब लोग बोलते हैं है ना, तो वो दर्द उभर जाता है। और पश्चिमा हवा जो होती है ये जानलेवा होती है, ये आपके अंदर ब्लड बनने ही नहीं देगी। लग गई कस के, अच्छे से लग गई। इसलिए कभी भी अगर पश्चिमा हवा चल रही हो और आपको दोपहर में निकलना है तो पहली बार अपने कान मुंह को अच्छी तरह बांध के अच्छा खासा पानी पी के तब घर से बाहर निकलिए। और बीच बीच में देखिए वो लगा होता है जहाँ आपको आम को भून के उबाल के उसका पानी मिला के, हाँ पन्ना उसको बोलते हैं। आप इसका सेवन करेंगे तो बच जाएंगे, अदरवाइज अगर ये कायदे से लग गई तो इंसान की जान ले लेगी। बहुत सारे, एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, वो लू से ही पड़ा था, जा रहा था सिंध की तरफ, युद्ध जीतने चाइना को, लग गई लू, मर गया। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। एशिया का सबसे ठंडा स्थान, कोल्डेस्ट प्लेस एशिया, एशिया का सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया, एशिया का सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया, साइबेरिया।
साइबेरिया किसको बोलते हैं पता है? रूस का जो हिस्सा एशिया महाद्वीप में पड़ता है उसे तो कहते हैं साइबेरिया। तो आपके यहाँ बलिया में साइबेरियन पक्षी आते थे। और ये आपकी बर्ड सेंचुरी की सुराहा ताल। अब इसका नाम क्या होगा? जयप्रकाश नारायण पक्षी सुराहा ताल बर्ड सेंचुरी कब बनी थी? हाँ 1992 में, 1992 में। तो अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट है? उत्तर प्रदेश में 10 है सर। भारत में 49 हो गई। भारत में 49 हो गई है और यूपी में 10 रामसर साइट, इसमें ये भी शामिल है। सबसे ज्यादा सुराहा क्या चीज? बाकी बलिया। हाँ उसमें हाँ। सबसे पहले आजाद कौन सा जिला हुआ था? प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये है इसको लीड कौन कर रहा था? आवाज मंगल पांडे 1857 में मर गए और आप 1942 की घटना बता रहे हैं। वो इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो 1942 में सबसे पहले आजाद होने वाला जिला पूरे भारत में बलिया था और बलिया को लीड कर रहे थे चित्तू पांडे। ठीक है, ये पिछली बार के बीए गवर्नमेंट से पूछा गया सवाल था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया का नेतृत्व कौन कर रहा था? चित्तू पांडे कर रहे थे। ठीक है, चलिए बागी बलिया नाम ही है, यहाँ हमेशा बागी लोग रहते हैं और बिना मतलब का हड़ताल करा देते हैं। सैटरडे को किसी को बोला कि अचानक से सूचना मिल गई बंद नहीं हुआ था कि हड़ताल होगा, लेकिन होगा। तो यहाँ हर बात पर हड़ताल होती है। टाइम से चाय नहीं मिला तो हड़ताल करेंगे ऑफिस में। ठीक है, वो शायद पत्र आराम से कोई सरकारी चलिए इस समय यही जल ही जीवन। ठंडा नहीं हुआ ये पूरा ठंडा पानी देखो पानी था लेकिन हम मंगाए नहीं थे इसलिए क्योंकि आप लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं था, अभी तक आया नहीं था, इसलिए मैंने कहा ग्लास में पानी मत दीजिएगा तब तक पानी नहीं तो बच्चों के मन में आता है अपने पी रहे हैं इसलिए अब 2 गिलास मंगा लिए और कोटा पूरा कर लेंगे। दरअसल बोलते बोलते एनर्जी जब ग्लास होती है मुंह सूखने लगता है, तो पानी की इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, नहीं तो डिहाइड्रेशन बहुत तेजी के साथ होगा। तो गर्मी इतनी हो रही है पसीना निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो चलिए आगे लिखिएगा। भारत का सबसे गर्म स्थान, वार्मेस्ट प्लेस इन इंडिया। भारत का सबसे गर्म स्थान जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान। भारत का सबसे ठंडा स्थान, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, लेह। और ब्रैकेट में लद्दाख। अब तक कश्मीर लिखते थे, अब लद्दाख लिखेंगे। भारत का सबसे ठंडा स्थान लेह, ब्रैकेट में लद्दाख। लद्दाख। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिम राम, मेघालय। मासिम राम, मेघालय। मतलब भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मैक्सिमम रेन। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिम राम, ब्रैकेट में मेघालय। मेघालय का मतलब क्या होता है? ये 2 शब्दों से बना है, मेघधन आलय। मेघ मतलब बादल, आलय का मतलब घर, बादलों का। सवाल ये नहीं था, सवाल था ये कौन सी संधि है? मेघालय कौन सी संधि है? संधि पढ़ा है? ये कौन सी संधि है? हाँ ये दीर्घ संधि। कौन सी? सज्जन कौन सी संधि है? सज्जन कौन सी संधि है? कौन सी? बता दो। सज्जन का संधि विच्छेद करोगे तो तुमको कहीं विसर्ग दिखेगा? सतधन जन का के नीचे हलंत होगा और जिसके नीचे हलंत लग गया वो व्यंजन संधि है। वो कौन संधि होगी? जीएस में आ जाओ, हिंदी छोड़। आगे लिखो। क्या लिखा है? भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिम राम, मेघालय। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान लिखेगा लेह। कहीं पे मिलता है द्रास, लेकिन लेह लिखिएगा द्रास। ये कश्मीर में है और लेह जो है लद्दाख में।
लेह मतलब ये लद्दाख। हाँ जी, ये क्या बोले हैं? हाँ मासिन है। चलिए अब कुछ यूनिट्स और कुछ उपकरण ऐसे हैं जिनसे क्या मापा जाता है। जैसे अगर प्रश्न पूछेगा कि हवाई जहाज की ऊंचाई किससे मापते हैं, अल्टीमीटर। हाइट ऑफ एरोप्लेन, एक एक करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हाइट ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज की ऊंचाई, आगे डैश देके अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, हवाई जहाज की ऊंचाई मापने वाले उपकरण को कहते हैं अल्टीमीटर। विंड वेलोसिटी, पवन की गति, अगला लगेगा विंड वेलोसिटी, पवन की गति। पवन की गति को मापते हैं अनीमोमीटर से। अनीमोमीटर, अनीमोमीटर। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, पवन की दिशा, पवन की दिशा। विंड वेन से, विंड वेन, विंड वेन, विंड वेन। देखिएगा वर्षा, रेन, वर्षा मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? रेन गेज। रेन के सामने, वर्षा के सामने रेन गेज, रेन गेज। हो गया? क्या लिखिएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर, बैरोमीटर। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं। आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर। समुद्र की क्षैतिज दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सी। समुद्र की क्षैतिज दूरी को किससे मापते हैं? देखिएगा नॉटिकल मील। समुद्र की क्षैतिज दूरी या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सी, इसको मेजरमेंट करते हैं किससे? नॉटिकल मील से। नॉटिकल मील। और नीचे लिखिएगा 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। जैसे आप कहते हो कि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? आप कहते हो ना कि आर्मी की जो दौड़ होती है वो एक मील की होती है, 1600 मीटर होती है। तो एक मील में 1600 मीटर होता है, ये लैंड डिस्टेंस है। लेकिन समुद्र की दूरी में 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852। फिर देखिएगा सी डिस्टेंस, सी डेप्थ, समुद्र की गहराई, सी डेप्थ। उसके सामने लिखा फैथोमीटर, समुद्र की गहराई, फैथोमीटर। फैथोमीटर। और नीचे लिखिएगा 1 फैथम इक्वल टू, 1 फैथम बराबर, फैथोमीटर। मापते हैं फैथोमीटर से और उसी को कहते हैं फैथम। तो 1 फैथम इक्वल टू 1 फैथम इक्वल टू 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। या 6 फीट लिखिएगा, 6 फीट। 6 फीट ही होता है। हाँ 6 फीट लिखिएगा, या करके लिखिएगा 6 फीट। ओके। और पूछेगा पहिए की गति को किससे मापते हैं? जो आप बाइक चलाते हो उसको बोलते हैं ओडोमीटर। देखिएगा वेलोसिटी ऑफ व्हील्स, पहिए की गति, पहिए की गति।
को मापते हैं ओडोमीटर से। ओडोमीटर, ओडोमीटर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के सामने लिखिएगा, रक्तदाब के सामने स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। पल्स रेट या हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, हार्ट बीट या पल्स रेट कह सकते हैं। स्टेथोस्कोप, हार्ट बीट के सामने स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप देखा ना, कान में लगा के ऐसे चेक करते हैं, तो गांव में बोलते हैं आला लगाए, कान में से लगा के पल्स सीने रख के चेक करते हैं, या तो नाड़ी में यहाँ रख के चेक करते हैं, उस उपकरण को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? और यहाँ देखोगे ना, हाथ में ऐसे लगा के चिपका के ऐसे प्रेशराइज करते हैं, वो पारा ऊपर की तरफ चढ़ता है और बीपी को बताता है कि 80-120 में कितना है, हाई में कितना है, लो में कितना है। ठीक है, उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। अच्छा, अगर पूछ दिया स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, ओंकोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडियोलॉजी, ऑर्निथो, स्टडी ऑफ सॉइल, पेडियोलॉजी, हाँ, ओडोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स, ओरोलॉजी। और अगर पूछेगा कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी, सिस्मो, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। वेरी गुड। चलिए, तो ये तो सर पढ़ाते होंगे लॉजी और ये सब करके इंग्लिश में, आगे पढ़ाएंगे। चलिए, अब यहाँ से आप एक नया चैप्टर डालिएगा, हेडिंग जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक संरचना। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक संरचना। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक संरचना। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत किस कॉन्टिनेंट का देश है? एशिया। भारत किस गोलार्ध में, किस हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और एक प्रश्न पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? एरिया ऑफ द अर्थ, सॉरी एरिया ऑफ द इंडिया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3,87,32 लाख। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2 लाख 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो यूपी स्टैटिक में बताएंगे, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश है? 7.33%। प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो कहेंगे 7.33। और अगर पूछेगा भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.4%। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पे पढ़ना है। ठीक है, और बाकी लोकेशन ऑफ इंडिया को देखना है, जैसे भारत का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी विस्तार कहाँ कहाँ है, कौन सा राज्य किस किस देश को टच करता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें खासकर आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो जहां समझने के लिए होगा वहां समझाएंगे, बाकी का क्वेश्चन एक एक करके लिखिएगा पॉइंट वाइज। सबसे पहला, भारत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द अर्थ, एरिया ऑफ द इंडिया या एरिया ऑफ इंडिया। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऐसे लिखिएगा।
36,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक प्रश्न पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में है? तो अभी मैंने कहा कि ऑप्शन अगर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके दे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ लगाएंगे, लेकिन ज्यादातर वो ऑप्शन में देता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। आप सबको पता है, ये देखिए, ये है टॉपिक ऑफ आंसर, कर्क रेखा है ना, और आपने कहा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ और ये है वेस्ट। तो ये भारत की पोजीशन कहाँ पड़ रही है? नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर इस तरह का ऑप्शन होगा तो किस पे टिक करेंगे? और अगर सिंपल ऑप्शन होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत। क्लियर? तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा लिखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड डिस्क्राइब। भारत का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड डिस्क्राइब। भारत कितने अक्षांश में स्थित है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश या 8 डिग्री 4 मिनट बता रहे हैं। उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। पूछा है भारत का लैटिट्यूड डिस्क्राइब कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम समझाते हैं इसको ये कैसे क्या है। इसको पहले लिख लीजिएगा, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। मिनट लिखना नहीं है, मिनट को रिप्रेजेंट करना है खड़ी पाई से छोटी। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट। नीचे लिखिएगा देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूड डिस्क्राइब कितना है? जो बीचों बीच जाती है। हाँ, तो सर 82.5 बचा है आ रहे हैं। अभी आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतरी विस्तार, लॉन्गिट्यूड डिस्क्राइब। पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। इसको पहले लिख लो, फिर हम समझा रहे हैं। नॉर्थ लैटिट्यूड और नीचे वाला नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरी विस्तार के सामने लिखेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। चलिए बताइए क्या समस्या है? लैटिट्यूड मतलब डेटा हुआ। हाँ जी, तो वही कह रहे थे कि 68 से लेकर 97-25 तक ना होगा। ध्यान से देखो, ये कौन सी रेखा है? इक्वेटर है। इक्वेटर क्या है? लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड है? अक्षांश है या देशांतर? लेटर है। ठीक है, अब यहां से जब तुम आगे बढ़ोगे ऐसे करते हुए इस तरह से, तो सपोज दैट ये 23.5 है, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ आंसर। ठीक है, तो भारत देखो, सपोज दैट ये स्थिति है, तो ये जो भी रेखाएं खींची गई हैं हॉरिजॉन्टल, ये सारी रेखाएं कैसी हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको अक्षांश बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? तो देखो, अब भारत का अक्षांशीय विस्तार यहां से लेकर यहां तक लेंगे ना, क्योंकि जो रेखा ऐसी नहीं वो अक्षांश है, तो यहां से यहां तक भारत कितने अक्षांश में स्थित है? तो इसकी शुरुआत होती है 8 डिग्री से। कहां से होती है? 8 डिग्री से, और जाता कहां तक है? ये 37 डिग्री। कहां तक जाएगा? 37 डिग्री तक। अब देखो, ये कौन सी रेखाएं हैं? ये लॉन्गिट्यूड्स है, देशांतर जिनको बोलते हैं। तो ये है 0 डिग्री। ठीक है, और भारत का आखिरी छोर कहां है? यहाँ है। तो यहां से अगर हम देखेंगे 0 से आगे बढ़ेंगे तो आएगा 68 डिग्री, और भारत अरुणाचल में जाके यहाँ खत्म हो रहा है। ये कितना है? 97। तो भारत का देशांतरी विस्तार मतलब पश्चिम से पूर्व कितने देशांतर में है? आप देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, पूर्वी देशांतर। ये उत्तरी लिखा है मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये पूर्वी लिखा मतलब पूर्व की तरफ जा रहे हैं। तो अब प्रश्न पूछेगा कि भारत कितने से कितने अक्षांश में स्थित है? तो कहेंगे 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में। और कितने देशांतर, कितने लॉन्गिट्यूड में है? तो 68 डिग्री से लेकर 97। आप समझ में आया भाई? ग्लोब देखा है साइड लोगों ने?
बताओ ये कौन सी रेखा हम खींच रहे हैं? कैसे बताओ? इससे बढ़िया मैंने कहा था ना कि आपको बताया था कि जो रेखाएं वेस्ट टू ईस्ट खींची जाती है उन्हें अक्षांश कहा जाता है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो ये सब अक्षांश रेखाएं हो गई। ये कौन सी रेखा? इसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। अब बताइए जो भी रेखाएं हम खींच रहे हैं वो कैसी हैं? नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है ना, तो नॉर्थ टू साउथ रेखाओं को कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? देशांतर। बताओ यही तो पूरा ग्लोब है ना, इसी ग्लोब पे पूरा वर्ल्ड है, पूरी पृथ्वी है, तो उसमें भारत की भी कोई पोजीशन होनी चाहिए। तो अब मैंने कहा ना कि ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री यहाँ है, ये 23.5 डिग्री नीचे। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो अब भारत की स्थिति अगर पूछेगा तो मैंने कहा ना यही तो है भारत की स्थिति। ऐसे तो 0 से यहाँ तक जब भारत का आखिरी बिंदु पहुंचेंगे कि कितने डिग्री पाएगा? 8 डिग्री पर। लेकिन ध्यान रखना कि जब कभी अंडमान निकोबार से प्रश्न करेगा तो 6 डिग्री पूछेगा। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, वो कितने लैटिट्यूड पे है? तब कहेंगे 6 डिग्री, क्योंकि वो कहाँ है? यहाँ पे अंडमान निकोबार में एक जगह है इंदिरा पॉइंट, सुना है ना, जो ग्रेट निकोबार में है। तो अगर पूछेंगे, अगर प्रश्न इस तरह से आया कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, वो कितने लैटिट्यूड पर है? तो कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट। कितना? 6 डिग्री 4। लेकिन अगर सिर्फ प्रश्न होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब तो उम्मीद करते हैं सबके समझ आ गया होगा। किसी को डाउट? चलिए आगे लिखिएगा। सर टाइम वाला ये 4 मिनट 6 मिनट ये जो क्या चीज? 4 मिनट ये 6 मिनट जो है ये तो उस दिन समझाए थे बेटा, जिस दिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाए तो उस दिन सब कुछ पता है हम समय कैसे निकालते हैं। देखो टोटल कितने देशांतर है? 360। यस सर। और पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है ना। एक चक्कर घूमने का मतलब क्या होता है? एक सर्किल बना ली तो कितना डिग्री? 360। एक वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360। मतलब पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूम रही है? 360। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 में कितना घूमेगी? तो अगर पृथ्वी 1 घंटा बराबर 60 मिनट भी कहते हैं ना, तो अगर पृथ्वी 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 60 बटा में कितना? तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री घूम गई तो 4 मिनट, फिर 1 डिग्री घूमने में 4। तो ऐसे ही कितना डिग्री घूमना है? तो बताओ 360 डिग्री घूमने में कितना समय लग जाएगा? 24 घंटा, मतलब 1440 मिनट आएगा। और 1440 मिनट बराबर 24 आवर। आप समझ गए? चलो आगे लिखो। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, फिलहाल जितना आज होगा उतना लिख लो। आगे लिखिएगा। भारत के अस्सल सीमा की कुल लंबाई, टोटल लैंड लेंथ ऑफ इंडिया। भारत के अस्सल सीमा की कुल लंबाई कितना? 15,200 किलोमीटर। टोटल लैंड लेंथ ऑफ इंडिया, भारत के अस्सल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। टोटल कोस्टल लेंथ इंक्लूडिंग आइलैंड 15,200 किलोमीटर। अब देखिएगा, समुद्री सीमा की कुल लंबाई द्वीपों सहित सर 7,516 इंक्लूडिंग आइलैंड। अब यहां भी समझो क्योंकि यहां दो प्रश्न है। समुद्री सीमा की कुल लंबाई द्वीपों सहित 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनो, यहाँ दो प्रश्न है। देखो भारत का कोस्टल स्टेट की कोस्टल लाइन यही है ना? यस सर। समुद्री सीमा, क्योंकि बंगाल के बाद ऊपर जाएंगे तो समुद्र नहीं मिलेगा, और यहाँ गुजरात के ऊपर राजस्थान में जाएंगे तो वहां समुद्र नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक समुद्री सीमा है पूरी। तो जब कभी प्रश्न पूछेगा कि भारत के समुद्र सीमा की लंबाई कितनी है, तो कहेंगे 6100 किलोमीटर। यस सर। कितना? समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100। लेकिन जब प्रश्न पूछेगा भारत के समुद्री सीमा की कुल लंबाई द्वीपों सहित, समुद्री सीमा की कुल लंबाई द्वीपों सहित, तो द्वीप का मतलब यहाँ क्या है? ये है अंडमान निकोबार, और यहाँ क्या है? लक्षद्वीप। अब इनके चारों तरफ भी, क्योंकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तो भारत का हिस्सा है। यस सर। तो इनके किनारे की जब कोस्टल लंबाई ले लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, तो हो जाता है 7,516। अब आप समझे, अगर सिर्फ इनकी निकालनी होगी तो 7,516 में से 6100 घटा देंगे तो पता चल जाएगा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की लंबाई कितनी समुद्री सीमा है।
समझ आ गया? तो दो प्रश्न बनेंगे, अगर इंक्लूडिंग आइलैंड देगा, द्वीपों सही पूछेगा तो 7,500, लेकिन अगर सिर्फ पूछेगा भारत के समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, आगे समझे? चलो आगे लिखो। ऐसे बस इसके बाद हम बात बता देंगे क्योंकि हो नहीं पाएगा कंप्लीट। अभी इसके पास हम लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन, और ये इंडियन ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट बेहतरीन चैप्टर है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाएगा, हमेशा मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। बेटा कैसे 2 चैप्टर? अभी आपने यूनिवर्स सोलर सिस्टम खत्म किया, ठीक, आपने प्लैनेट खत्म किया, आपने एटमॉस्फेयर खत्म किया, आपने वोल्केनो खत्म कर दिया, ठीक है, और एटमॉस्फेयर भी खत्म हो गया। अब शुरू हुआ है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, बोलते हैं 5वां चैप्टर होगा, ठीक है। चलो तो बाकी भी इसमें बहुत कुछ रहस्य हैं जो हम बाकी बता देंगे। अच्छा, उस दिन मैंने जब बनाया था ग्लोब तो पूछा था एक प्रश्न, विश्व का पहला ग्लोब किसने बनाया था? कुछ लोगों ने नोट डाउन किया था। सर क्यों बता रहे हैं? 4 प्रश्न पूछा था मैंने कि विश्व का पहला ग्लोब किसने बनाया था, दूसरा विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया था, तीसरा भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था? नहीं याद है? भारत का विश्व का पहला ग्लोब बनाया था मार्टिन बरहम, किसने? मार्टिन बरहम। और विश्व का पहला मानचित्र बनाया था अलेक्जेंडर। भारत का पहला मानचित्र एनामिले, और भारत को विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था टालमी। उसको देखो कहा चले उसकी नींद आ रही है नहीं आप से। बाकी इतने लोगों में आप ही क्यों मिले जिससे पूछ रहे हैं? कहीं पूछ लेते कहाँ सो रहे, जब हवा में ही पूछना होता था। कहा रात में जगे हो तो कहाँ नींद आ रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से संबंधित नेशनल सिक्योरिटी है वो। और इसमें से बहुत सारे एक्टिविटीज सुना होगा आपने, असम में लगा था आस्था, एक सुना था पास्को, सुना? ये बच्चों पर स्टूडेंट के लिए कि अगर किसी छात्र या छात्रा को प्रताड़ित किया जा रहा है वो पास्को लगा सकते हैं। पास्को एक्ट लग गया तो जिंदगी बर्बाद, ठीक है। इसलिए बेरहमी से मार देते कभी बच्चों को टीचर से। मैंने कहा इंग्लिश मीडियम की महिलाएं जो होती है ना, औरतें ज्यादा खलनायक टाइप की होती है। टीचर उतना बुरी तरह नहीं मारता जितना मैडम मारती है। उनको दुश्मनी बताइए कि हाथ ऊपर उल्टा लगा ऐसे, इस पे इसके से मार, क्या मजा मिलता है हमारे? अरे मारना इसको मार दो। तो अकॉर्डिंग तो देखा गया पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्रूर हो जाती है, जबकि महिलाओं को कहा गया ये सॉफ्ट नेचर की होती है, कोमल स्वभाव की, वो इनके अंदर दया जल्दी आती है। लेकिन जब कभी पद या ओहदा मिल जाता है तो ये पूरा झांसी की रानी हो जाता है। सही है। अगर आप थोड़ा सा गलती किए, अगर आपको पुलिस कांस्टेबल पकड़ा है तो हमको लगता है कि तमाशा मार के छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अगर महिला कांस्टेबल आपको पकड़ लेगी तो पब्लिक के सामने तेज चकाचक कार में मारेगी, पूरा पावर दिखाती है कि मैं महिला कांस्टेबल हूँ। आप समझे? आप थोड़ा सा बोल के देखिए ऑटो में, अगर आप जा रहे हैं और आप बैठे हैं सामने और उधर के गुजार में भाड़ा, तो आपको पूरा आईपीसी सीआरपीसी समझा देगी वो 2 मिनट में। हाँ, अच्छा, ये कहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा मैं समझ नहीं पाया आज तक कि पुलिस विभाग को पैसा नहीं देना होता है, कहीं लिखा है क्या? आपने देखा होगा अगर आप ऑटो में यात्रा कर रहे होंगे तो ऑटो में बैठकर चुपचाप उधर जाते हैं, चले जाएंगे। वर्दी देते ही वो वर्दी का ध्वंस है। सब्जी उब्जी यहाँ से ले लेते हैं, फल वो ले लेते हैं एकदम रोडवेज पर से। 2 बार हम रिन्यूअल किए। हम लोग जब छूटते हैं यहाँ से तो कभी मोस्टली पैदल तो ऑटो से अगर जाते हैं, मोस्टली तो ऑटो से ही जाते हैं, तो कोई ना कोई पुलिसकर्मी बैठ ही जाएगा ऑटो में, और जैसे ही कोर्ट सिंह में उतरेगा और जाने लगेगा उसको तुरंत बुलाएंगे, एक्सक्यूज मी इधर आइए, बड़े राव पूछेगा क्या है भाड़ा नहीं होता है। हम देखिए किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, आईपीसी में लिखा है या सीआरपीसी में लिखा है? तो ऑटो वाले पूछे क्यों भाई भाड़ा नहीं लेते क्या? वर्दी वालों का साहब देते नहीं है लोग, हम तो सब घूर काटे से हम चालान काटेंगे आप अगले दिन यही समझ लेंगे ना, चालान काटूंगा तुम्हारा, जब सब कुछ सही तो कहीं चालान काटेंगे, पहले पैसा तो देना पड़ा। और जाने बाद ऐसे देख रहा था कि मुझे 5 जगह भी गलती है, मेरे पास पास्को और नाटो वीटो सब लगा देगा, ठीक है। चलिए भाई बस
देखो सरकार आपको सैलरी दे रही है, आपके जॉब की सैलरी आपको मिलती है, तो जो कमा रहा है उसी लिए तो उसको आप पैसा नहीं देंगे, काम होता है हर जगह से थैंक यू बस। बेटा